क्या आपने कभी स्वामी विवेकानंद जी की आईज को नोटिस किया है कि उनकी आईज इतनी स्पार्कलिंग कैसे करती हैं? क्या रीजन है उनके शाइनिंग फॉरहेड का? क्या रीजन है उनकी स्ट्रेंथ का? और सबसे खास उनकी मेमोरी पावर का? और क्या सच में कोई ऐसी चीज है जो एक इंसान को इतना खास और इतना पावरफुल बनाती है? और वो क्या चीज है जिसकी प्रैक्टिस करने से एक इंसान बाकी नॉर्मल लोगों से इतना खास होता है? और क्या उस चीज का जिक्र हमारे वेद, उपनिषद और धर्म शास्त्रों में कहीं मिलता है? सो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है और इस वीडियो की कई बात शायद ही आपको कहीं सुनने को मिले। और मैं ये बात बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद किसी भी ऐसी वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, यानी इस श्लोक के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करने से शरीर में जबरदस्त शक्ति और ऊर्जा यानी कि ओजस बढ़ता है। महर्षि पतंजलि योगा सूत्र। और आगे महर्षि पतंजलि अपने अष्टांग योगा सूत्र में कहते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जिसका पहला और 8वां भाग है यम और समाधि। तो पहले हम बात करते हैं यम की। तो महर्षि कहते हैं योगा की पहली स्टेज है यम और नियम, जिसमें यम का चौथा भाग है ब्रह्मचर्य, जिसे हमें प्रैक्टिस करना चाहिए अपने शब्दों से, विचारों से और अपने एक्शन से। और इसीलिए वो लास्ट में कहते हैं कि हमें अपनी एनर्जी का सही यूज करना चाहिए। और आगे वो समाधि को बताते हुए कहते हैं, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञा पूर्वक इत्रसेन, यानी इस श्लोक के अनुसार समाधि यानी कि उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस को पाने के लिए इन 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। फेथ, मेमोरी, माइंडफुलनेस एंड एनर्जी, यानी ओजस, जिसे इस श्लोक में सीमन से कंपेयर किया गया है और जिसे वेस्टर्न वर्ड या फिर वेस्टर्न कल्चर में सीमन रिटेंशन या फिर ओजस एक्युमुलेशन भी कहा जाता है। और आपको पता है ये केवल हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में नहीं बल्कि ये वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करता है। जैसे लैटिन लैंग्वेज में इसे कोइटस रिजर्वेटस कहा जाता है और इटालियन में करीजा, हिंदू तंत्र में मैथुन, हिंदू योग में सहज और चाइनीज कल्चर में छायिन पू यांग कहा जाता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, सीमन शब्द का जिक्र होली बाइबल और कुरान में भी है। सीमन का जिक्र बाइबल में 8 बार किया है और वही कुरान में 3 बार। बाइबल के वर्सेस 16 और 18 में लिखा है, अगर किसी इंसान की बॉडी से सीमन किसी भी तरह बाहर निकलता है यानी कि इजैकुलेट होता है, तब उस इंसान को हर हाल में नहाना चाहिए और वो शाम तक अपवित्र ही रहेगा। होली बाइबल। और हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स में शंकराचार्य ने लिखा है, नॉलेज बिलोंग्स टू दोज हु आर सेलिब्रेट्स, यानी ज्ञान का अभाव उन्हीं को होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्म सूत्र। अब आगे बात करते हैं। हमारे इस हिंदू कल्चर में ओजस को प्राण, शक्ति या फिर एनर्जी कहा गया है और जिसका जिक्र भारत के सबसे पुराने वेद ऋग्वेद तक में है। तो अब बात करते हैं कि ये ओजस होता क्या है और कैसे ये हमारी बॉडी में फॉर्म होता है। तो सुश्रुत संहिता में इसे एक श्लोक के द्वारा बताया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हो। तो सबसे पहले हमारे स्टोमक में जाता है फूड और जिससे बनता है एक कलरलेस फ्लूइड जिसे कहा जाता है प्लाज्मा, और आयुर्वेद में उसे रस कहा जाता है। और ये प्रोसेस पहले 5 दिन तक चलती है। उसके बाद बनता है ब्लड जिसे कहा जाता है रक्त, फिर बनती है मसल्स जिसे कहा जाता है ममसा, फिर बनता है फैट जिसे कहा जाता है मैदा, एंड फैट से बनती है बोन्स यानी कि अस्थि, और फिर बनती है बोन मैरो जिसे कहा जाता है मज्जा, और फिर सबसे एंड में बनता है सीमन जिसे कहा जाता है शुक्र, अथर्व या फिर वीर्य। और इस प्रोसेस को पूरा होने में लगभग 35 डेज का टाइम लगता है और उसके बाद ही जाकर ओजस का फॉर्मेशन होता है और इन 7 धातु से ही ओजस का निर्माण होता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो इन 7 धातुओं का निचोड़ है ओजस। और इसी बात को आगे रखते हुए सुश्रुत कहते हैं कि ओजस हमारी बॉडी में ब्लड और प्लाज्मा के साथ सर्कुलेट होता है और ये होता है एक एनर्जी चैनल के थ्रू जिसका नाम है ओजो वह सिरा, और जो कि हमारे हार्ट से ओरिजिनेट होती है। और आगे उन्होंने ओजस को 2 भागों में बांटा है, पर ओजस और अपर ओजस। पर ओजस हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है और जिसकी क्वांटिटी केवल 8 बिंदु यानी कि 8 ड्रॉप्स होती है और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है। अगर ये अपनी जगह से हिला ना तो आप शायद अपनी जगह से हिल ना पाओ। साफ शब्दों में आपका गेम ओवर। और दूसरा है अपर ओजस, और ये ओजस हमारी बॉडी के लगभग सभी कंपोनेंट में मौजूद होता है और उसी ओजस की वजह से वो कंपोनेंट अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और आयुर्वेद कहता है कि ओजस एक वाइटल फ्लूइड है जो कि हमें स्ट्रेंथ देता है, लश्चर देता है, पवित्रता देता है, साथ ही मेंटल और फिजिकल एबिलिटी को एनहेंस करता है, हमारी इम्यूनिटी को बहुत तेज करता है और साथ के साथ हमारी एजिंग को भी स्लो करता है। तो आइए अब जानते हैं कुछ लेजेंड्स को जिन्होंने सीमन रिटेंशन और ओजस एक्युमुलेशन को पहचाना है, उसकी पावर को महसूस किया है और फिर उस एक्सपीरियंस को अपनी बायोग्राफीज और बुक्स में हमारे साथ शेयर भी किया है। जैसे स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, निकोलस
टेस्ला, नेपोलियन हिल, शेरला प्रभुपद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी, स्वामी रामतीर्थ परमहंस, आर्किमिडीज, पाइथागोरस, बेथोवन, स्टीव जॉब्स। तो शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद से। तो कंप्लीट वर्क्स के वॉल्यूम 1 और राजयोग में स्वामी जी बताते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को शेटर यानी कि नष्ट कर देती है और ये पूरी प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होती है। केवल एक सेक्सुअल एक्टिविटी हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को हिला के रख देती है और एक बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी यानी कि ओजस का लॉस होता है। और आगे वो कहते हैं कि एक इंसान के शरीर में जो सबसे उच्चतम एनर्जी है वो है ओजस। ओजस हमारे ब्रेन में स्टोर रहता है और सबसे ज्यादा ओजस हमारे हेड में प्रेजेंट होता है। इसलिए वो कहते हैं कि जितना ज्यादा ओजस उतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट, उतना ही ज्यादा पावरफुल और उतना ही ज्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रॉन्ग रहता है एक इंसान। और इसीलिए वो कहते हैं एक इंसान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना बोलता हो और कितने ही अच्छे उसके वर्ड्स क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरों को इम्प्रेस नहीं कर सकता। और वहीं दूसरा इंसान जो ना तो कुछ खास अच्छा बोलता हो और ना ही उसके कुछ खास थॉट्स हो, फिर भी उसके वर्ड्स अट्रैक्टिव होते हैं। यही ओजस की शक्ति है। दैट इज द पावर ऑफ ओजस। तो स्वामी जी आगे कहते हैं हर एक इंसान के शरीर में 7 चक्र होते हैं और इसे कुंडलिनी कहा जाता है। और इन्हीं चक्र के माध्यम से हमारी एनर्जी मूलाधार से सहस्त्रहार तक बहती है। और केवल एक योगी ही ब्रह्मचर्य का सही तरीके से पालन करते हुए उस सेक्सुअल एनर्जी को ओजस में बदल सकता है। और जब एक बार आपकी एनर्जी थ्रोट चक्र तक पहुंच जाती है तब आपको लिटरेचर और पोएट्री का पूरा ज्ञान हो जाता है। और अगर ये एनर्जी एक बार थर्ड आई तक पहुंच गई तो ये वापस कभी नीचे नहीं आ सकती। ऐसा स्वामी जी राजयोग में लिखते हैं। अब आगे बात करते हैं। आगे रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं हर एक इंसान के पास खुद का ऑरा यानी कि खुद का तेज होता है। या तो वो अपने तेज से सामने वालों को इन्फ्लुएंस कर सकता है और या तो वो खुद सामने वाले के ऑरा से इन्फ्लुएंस हो सकता है। और एक इंसान अपने ओजस पर पूरी तरीके से निर्भर होता है। अब आगे बात करते हैं निकोला टेस्ला की। तो टेस्ला जी का मानना था कि सेलिबेसी एक इंसान के ब्रेन को शार्प और बहुत प्रेरित करती है नई चीजों को करने के लिए, नए आइडियाज के लिए। निकोला टेस्ला के एक बहुत ही करीबी दोस्त केनेथ ने कहा था टेस्ला इज एन एब्सोल्यूट सेलिब्रेट, और उसने ही कंफर्म किया था कि टेस्ला बहुत रेयर ही सोता है, यानी मैंने उसे कभी सोते हुए ही नहीं देखा। और आगे टेस्ला साहब एक इंटरव्यू के दौरान ये कहते हैं अगर हमें अपनी इस वाइटल एनर्जी को कंट्रोल करना आता है तो हम जो चाहे उससे वो पा सकते हैं और अपनी सारी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल भी ले सकते हैं। और हिंदू इसे कुंडलिनी योगा कहते हैं। और एक वुमेन उस एनर्जी की सबसे बड़ी थीफ होती है और मुझे ये बात पता थी और इसीलिए मैं हमेशा अलर्ट रहा। इस इंटरव्यू का PDF नीचे डिस्क्रिप्शन में है। खैर अब आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट है नेपोलियन हिल, और उन्होंने तो अपनी बुक द थिंक एंड ग्रो रिच में सेक्सुअल ट्रांसम्यूटेशन के ऊपर एक पूरा चैप्टर ही लिख डाला। तो वो लिखते हैं जब आप अपने स्पर्म को माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तब उसके हेड पर आपको सुप्रीम कॉन्शियसनेस दिखाई देगी। और शायद इसीलिए वो कहते हैं स्पर्म इज अ लाइफ फोर्स। आप इस एनर्जी को चैनलाइज करके अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं। और वो कहते हैं कि सेक्स का डिजायर इस दुनिया का सबसे पावरफुल डिजायर है और सेक्सुअल एनर्जी इस दुनिया की सबसे पावरफुल एनर्जी है। और लोग बिना उसकी इम्पोर्टेंस जाने सिर्फ 2 मिनट के प्लेजर के लिए उस एनर्जी को बहा देते हैं। और आगे वो लिखते हैं बहुत ही प्योर ब्लड और व्हाइट ब्लड सेल्स के साथ सीमन तैयार होता है और जब आप उसको एक्सेस अमाउंट में लॉस करते हो तब आपके जरूरी वाइटल एंजाइम्स फ्लूइड्स बह जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें एक फीमेल की तो हर मंथ में 4-5 दिन तक फीमेल की बॉडी से ब्लड का लॉस होता है। और अगर एक मैन भी अपने सीमन को ऐसे ही बहाता रहेगा तो वो एक फीमेल से भी ज्यादा वीक बन जाएगा। और फीमेल्स के पास सेंस करने की एक खास एबिलिटी होती है, हालांकि उन्हें नहीं पता होता, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उनके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही सेव होती है और वो एक मैन को देख के ही जज कर लेती हैं कि वो इन्हें प्रोटेक्ट कर पाएगा या नहीं। और आगे वो कहते हैं इफ यू वेस्ट टू मच सीमन देन यू विल नॉट रेस्पेक्ट बाय गर्ल्स। वो आपके चलने के और बोलने के अंदाज से भी बहुत कुछ सेंस कर सकती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं श्रीला प्रभुपद की। वो श्रीमद् भागवत के संस्कृत ट्रांसलेशन में लिखते हैं सीमन को बहाना एक तरह की इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी है और सीमन को किसी भी तरह अपनी बॉडी से निकालना आपके मरने का कारण भी हो सकता है। और देखो उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी जैसे द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, कृष्णा द सुप्रीम गॉड, कृष्णा कॉन्शियसनेस और भी बहुत सारी बुक्स। और वो बताते हैं कि बहुत सारे योगी 300 साल और इवन 700 साल तक जिंदा रह सकते हैं इसी प्रोसेस के थ्रू। और ये श्रीमद् भागवत में भी लिखा है जितने आप सेक्सुअल डिजायर की तरफ खींचे चले जाओगे उतनी ही आश्चर्यजनक आपकी डेथ हो सकती है। और इस टॉपिक पर बहुत ही पावरफुल बुक लिखी गई है जिसका नाम है ब्रह्मचर्य इन कृष्ण
कृष्ण कॉन्शियसनेस, जिसे लिखा है भक्ति विकास स्वामी जी ने। इन शॉर्ट, अगर आपकी कोई समस्या है तो वो इस बुक को पढ़ने से दूर हो सकती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस बात पर चल रहे हो ना, तो इस बुक को जरूर पढ़ना। इस बुक में बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जो शायद मैंने अभी तक आपको नहीं बताई। अब नेक्स्ट है भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी। इन्होंने भी ब्रह्मचर्य का पालन किया था और इनकी मेमोरी भी बहुत हद तक स्वामी विवेकानंद के जैसी थी। जब मैं इनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था तब मुझे ये पता चला, इनके पास एरेटिक यानी कि फोटोग्राफिक मेमोरी थी और ये किसी भी चीज को सिर्फ एक बार में ही पढ़ के पूरा मेमोराइज कर लेते थे। इन्होंने अंग्रेजी की पूरी वोकैबुलरी केवल एक बार में पढ़ के याद कर ली थी। सो इनका कहना था केवल एक बार सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से आप उस एनर्जी को खो दोगे जिससे आप 10 दिन का फिजिकल वर्क कर सकते हो या तो फिर 3 दिन का मेंटल वर्क। और आगे वो कहते हैं कि जब आप अपने सीमन का यूज नहीं करते यानी कि उसे बाहर एजैकुलेट नहीं करते, तब वो ट्रांसम्यूट होके ओजस में बदल जाता है और आपके ब्रेन में स्टोर रहता है। और आज मोस्टली जो लोगों को दिक्कतें हैं वो सीमन को एक्सेस में बहाने से हुई हैं। अब नेक्स्ट है बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन और फिलोसोफर पाइथागोरस। तो इनके अनुसार हमें कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी केवल विंटर सीजन में ही करनी चाहिए, न कि समर सीजन में। इतने खुश मत हो, क्योंकि आगे वो कहते हैं कि सेक्सुअल एक्टिविटी मेल के लिए बहुत हार्मफुल होती है, क्योंकि उसमें हमेशा सीमन का लॉस होता है और इस फीलिंग को कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है और जिसकी वजह से फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पर बहुत बड़ी हानि होती है। वेल, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है। इस लिस्ट में सोक्रेटिस से लेकर गामा पहलवान तक सभी मौजूद हैं। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो चुकी है, तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपने सीमन को ओजस में बदल सकते हैं। देखो, मैंने एक बार एक स्पिरिचुअल गुरु से अपनी क्यूरियोसिटी के लिए बस ये पूछा कि हम स्टूडेंट्स कैसे एक परफेक्ट सेलिबेसी का पालन कर सकते हैं, और पता है उन्होंने जवाब में क्या कहा? वो कुछ बोले ही नहीं। और फिर मेरी थोड़ी और क्यूरियोसिटी दिखाने पर उन्होंने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई, जिन्हें मैं स्टेप्स में अरेंज करके आप लोगों को बता रहा हूँ। तो हम इसे 4 स्टेप्स में करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप ये है कि आप लोगों को परफेक्ट ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपने शब्दों, विचारों, मन और अपने एक्शन से। तब सही मायनों में ये ब्रह्मचर्य कहलाएगी। और इस सेकंड स्टेप में हमें इस परफेक्ट लाइफस्टाइल को ग्रैब करना है। युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता सपनावबोधस्य युगो भवति दुखा। मतलब जिस व्यक्ति का आहार विहार यानी कि रहन सहन, खाना पीना एकदम परफेक्ट है और जिसकी डेली एक्टिविटीज एकदम परफेक्ट है और जो रात को एकदम चैन की नींद सोता है और सुबह पूरी तरीके से उठता है, वो इंसान हर दुखों से मुक्त एक अच्छा जीवन जी पाएगा। श्रीमद् भगवत गीता। तो इसका सार ये है कि आपको अपनी डेली एक्टिविटीज को एकदम परफेक्ट रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। और देखो, थर्ड स्टेप में आपको मेडिटेशन परफॉर्म करना है, चाहे वो 1 मिनट का ही क्यों ना हो, लेकिन एटलीस्ट आपको बैठना तो पड़ेगा ही। और अगर आपसे ये भी नहीं होता तो फिर आप योग और प्राणायाम तो कर ही सकते हो, जो कि राजयोग के अंदर आते हैं और जिन्हें करना स्वामी विवेकानंद ने मस्ट बताया है, खास करके उद्गीत प्राणायाम। अब नेक्स्ट है स्टेप नंबर 4। और क्योंकि हम लोग इंसान हैं तो हमें कभी नॉलेज एक्वायर करना छोड़ना नहीं चाहिए। तो स्टेप नंबर 4 में हमें सिंपली नॉलेज गेन करनी है, चाहे वो बुक्स रीडिंग हो सकती है, चाहे वो कोई इंसान दे रहा हो, कुछ भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो है बुक रीडिंग की आदत। अगर बुक रीड करना आपकी हैबिट में नहीं है तो उसे आज से ही अपनी हैबिट में ले आओ। और बिलीव मी गाइस, इस बुक रीडिंग की हैबिट ने मुझे कहां से कहां पहुंचा के रख दिया। तो मैं आशा करता हूँ आप दी गई जानकारी से सहमत होंगे। और हाँ, अगर आपका कोई सवाल अब भी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो और मेरा इंस्टा एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। और मैं हूँ केवी एंड आई एम ऑन अ मिशन। मैं एक मिशन पर हूँ, तो भाई लोग अपना अपना योगदान जरूर देना इस चैनल को आगे ले जाने में। और जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।